सुनील जी, जरा एक चीज और बताइए। आपको जो ये खबर आ रही है कि अब जेडीयू को ज्यादा सीट, मतलब 105 सीट, पिछली बार 115 थी, इस बार 105 सीट मिल जाएंगी। बीजेपी जितना एग्रेसिवली पहले कह रहा था कि नहीं नहीं हम तो इतनी सीट पे लड़ेंगे कि ऑन देयर ओन मेजोरिटी उनको मिल जाए, क्या ये सब सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का बैकलैश है? क्योंकि इस समय जो बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को जिस ढंग से हैंडल की, जिससे भारत की प्रतिष्ठा बहुत गिरी है, उसका बैकलैश आपको लग रहा है? और बिहार इलेक्शन एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर में बीजेपी ने कितना अच्छा किया, कितना खराब किया, उसका भी एक उस पे भी एक वोट है, या उसका भी एक रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आएगा जरूर। सुनील भाई साहब। धन्यवाद आनंद जी। ऑपरेशन सिंदूर का तो कोई लाभ बीजेपी को नहीं मिला। जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, और शुरू से ही आप देखिए, जब ये पहलगांव की घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस घटना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तस्वीर बनाने की कोशिश की, गोया कि धर्म पूछ करके गोली मारी गई। उसके बाद सैनिक संघर्ष को लेकर के जो नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, और युद्ध विराम के बाद, संघर्ष विराम के बाद ही प्रधानमंत्री जी का लगातार निकल जाना, यानी कि जब वो सऊदी अरब से लौटे हैं और तत्काल बाद वो सक्रिय हो गए, चले गए मोतिहारी, उन्हें बिहार में जाकर के भाषण दिया। लेकिन वह जो जिस राष्ट्रवाद का नारा, जिस राष्ट्रवाद का माहौल बनाना चाहती थी बीजेपी, उसमें सफल नहीं हो पाई। ये पहला इस तरह की घटना है, आतंकवादी घटना हुई, जिसको लेकर के लोगों ने सरेआम सरकार से सवाल पूछा, और अभी वो पूछ रहे हैं कि आखिर पहलगाम की घटना हुई क्यों, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जो पहलगाम की घटना के लिए लोग जिम्मेदार हैं या सरकार किसी को मानती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और अगर नहीं मानती है तो क्यों नहीं मानती। इन लोगों के मन में सवाल है, और इस सवाल का कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी देने की स्थिति में नहीं है। वो उस घटना की चर्चा ही नहीं करना चाहती थी अब सैनिक गतिविधियों को लेकर के। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से उसको प्रस्तुत किया और उसके लाभ लेने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो लाभ लेने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता कि देश के किसी भी हिस्से में इसका कोई लाभ है। बिहार में तो वैसे भी राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, ये दोनों फार्मूले बीजेपी के फेल है। बिहार एक अलग जगह, एक तरह की जगह है, और बिहार में जो सामाजिक न्याय का मुद्दा है वो ज्यादा गंभीर है। मैं पिछले दिनों था उधर बिहार और बंगाल की तरफ। बिहार में जो मैंने दृश्य देखा, अगर वो वास्तव में सही है तो फिर वो एनडीए के लिए कोई जगह नहीं वहां। लोगों के मन में आखिर एनडीए को क्यों बढ़त मिलती, किस बात को ये लेकर के माना जाता कि एनडीए की जो जन स्वीकृति है वो बिहार में बहुत अच्छी है? पहली चीज कि या तो भारतीय जनता पार्टी का जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश है वो सफल होती, दूसरी जो राष्ट्रवाद का नारा था वो असफल होता, तीसरा नीतीश कुमार जी की जो गुड गवर्नेंस की एक इमेज रही है वो कामयाब रहती, उसके प्रति लोगों के मन भरोसा होता। ये तीनों चीजें नहीं है। नीतीश कुमार जी का जो क्रेडिबिलिटी है वो बुरी तरह से गिरी है। अब लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर वो विकास कहाँ है। लोगों को पिछले 20 साल के एनडीए के शासन में वहां के लोगों को मिला क्या? वहां का युवा बहुत मुखर है, मतलब वो चुप नहीं, अपनी बात कहने में बहुत तेज, बहुत आगे है वो। और जहां भी वो बैठ रहा है, जहां किसी ने भी अगर कोई बात करने की कोशिश की और बीजेपी या एनडीए सरकार की तारीफ की, लोग उसको दौड़ा ले रहे हैं। ये आम दृश्य है, कोई अब ये नहीं रह गया क्या बंद कमरे में बैठ करके बात कर रहा है। और ये जो वामपंथी सोच के लोग हैं, और अम्बेडकराइट्स खासतौर से, वो भी बहुत मुखर है, उनके अंदर कोई ध्रुवीकरण की स्थिति नहीं है। तो गवर्नेंस के नाम पर एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार कोई बात कहने की स्थिति में है नहीं। जो उन्होंने अपने मतदाता समूह तैयार किए, वह मतदाता समूह सांप्रदायिक ताकतों के साथ जाने के लिए अब तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अपने राजनीति के तरीके कामयाब नहीं है, लीडरशिप नहीं है, तो फिर आखिर किस बात के लोग एनडीए के साथ जाएंगे? क्यों एनडीए को समर्थन मिलेगा? दूसरी तरफ अगर आप बात कीजिए जो महागठबंधन है, महागठबंधन में एक बड़ी ताकत है आरजेडी। आरजेडी ने अपने आप को संभाल के रखा। अब जो उसके ऊपर जंगल राज का जो एक आरोप था, अब चस्पा नहीं होता। अब लोग ये पूछने लगे जंगल राज जो था सो था, अब आप ये बताइए कि आपका राम राज कहाँ है? आप ये बताइए कि किस तरह का राम राज आप ला दिए हैं, कहाँ विकास की नदियां बह रही हैं?
कहाँ पे कानून, हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है? लोगों के जीवन की जो आवश्यक जरूरतें, उनकी पूर्ति कहाँ हो रही है? शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, वहां लोगों के बीच में विमर्श का विषय है। तो वो आरजेडी ने अपने आप को बढ़ाया है। निश्चित रूप से जो उसका परंपरागत समीकरण था, उससे आगे बढ़ करके भी आरजेडी अपनी स्थिति मजबूत की है। कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियां निश्चित रूप से, जैसा कि शाकिर साहब कह रहे थे, उसने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को लगातार बनाए रखा है। वो ऐसी पार्टी नहीं रह गई है कि केवल अपने आप में सीमित हो या कुछ इलाके विशेष में सीमित हो और कोई वर्ग विशेष उसके साथ समर्थन में न हो। कांग्रेस ने कई वर्गों में अपने विश्वसनीयता काम करने में सफल हुई है और वो मजबूती के साथ अपने राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित किया। बहुत मजबूत स्थिति में है सीपीआईएमएल। इनके लोग जिस इलाके में भी हैं, वो उनका एक संगठन बहुत मजबूत है, लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर है। आम आदमी से उनका जो कनेक्ट है वो बहुत शानदार है और दिन प्रतिदिन उन्होंने अपने संगठन को उन्होंने मजबूत किया। ये जो तीनों के तीनों राजनीतिक दल हैं, ये इन्होंने आम आदमी के बीच में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई है और वह मजबूती के साथ एनडीए के विकल्प के रूप में सामने आए। लोगों को लगने लगा है कि इनको सत्ता में लाया जाना चाहिए, ये इनके विकल्प बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या यह है कि वह जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आमने सामने की लड़ाई नहीं चाहती है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में उसको नुकसान है। वह ये, इसीलिए आप देखिए कि जिस किसी भी राज्य में, अब देश के स्तर पर भी, वह विपक्षी दलों की एकता में व्यवधान पैदा करती रही है कि विपक्षी दल एक न होने पर, कि हमेशा इलेक्शन बाइपोलर हो, मल्टीपोलर हो, मल्टी कार्नर कंटेस्ट हो हर जगह पे, ये वो हमेशा उनकी कोशिश है। विपक्षी दलों की एकता उनके लिए बेचे, चूंकि बिहार में विपक्षी दलों की एकता को तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो वह इस तरह के लोगों को ला रहे हैं, जिसमें प्रशांत किशोर है। चिराग पासवान की जो उपस्थिति है, वह नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाना है, मेरा मानना है। चिराग पासवान को कोई ताकत देना नहीं है, चिराग पासवान को आगे करके नीतीश कुमार पर निशाना साधना है कि आप समझौता कीजिए और आप अपनी सीटों की संख्या कम कीजिए। नीतीश कुमार उसके लिए तैयार नहीं है, उनके पार्टी के अंदर है विद्रोह की स्थिति। तो चिराग पासवान की कोई इतनी बड़ी ताकत है कि वह कोई मल्टी कंटेस्ट बना देंगे अपनी मौजूदगी से, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो अपने मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रख लें, यही बहुत अधिक है। तो वो, और प्रशांत किशोर की अगर आप बात करेंगे तो प्रशांत किशोर के पास कौन सा वोट है, किस वर्ग का मतदाता उनके साथ जा रहा है? अगड़ा जा रहा है, पिछड़ा जा रहा है, सवर्ण जा रहा है, अवर्ण जा रहा है, आरक्षण समर्थक जा रहे हैं, आरक्षण विरोधी जा रहे हैं, दलित जा रहे हैं, महादलित जा रहे हैं, महापिछड़े जा, पर किस वर्ग के लोग हैं? या सभी वर्गों में उनका प्रतिनिधित्व है? अगर सभी वर्गों में उनका समर्थन है तो किस बिना पर, किस बात के लिए कोई भी वर्ग, कोई भी समूह, कोई भी मतदाता प्रशांत किशोर के साथ चला जाए? क्या वह अपनी राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को मदद करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या वह अपनी राजनीति से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में माहौल बनाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या वह अपनी राजनीति से जो सामाजिक न्याय के, सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति है, उसको कमजोर करते हुए नहीं दिख रहे हैं? कौन व्यक्ति जिसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है या सामाजिक न्याय की राजनीति नहीं करनी है, वो बीजेपी के साथ जाएगा, वो कोई तीसरा रास्ता क्यों सोचेगा? और जो सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति करना चाहते हैं, वो प्रशांत किशोर के साथ क्यों जाएंगे? उनके सामने तो महागठबंधन की राजनीति पहले से मौजूद है। तो बिहार में ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर को एक रूप में संसाधन देकर के खड़ा करने की कोशिश करेगी, वो उनके उम्मीदवार उतरेंगे। और जो बात कही के सामने कि उनके प्रवक्ता डिबेट्स बैठ रहे हैं, प्रवक्ता नहीं, पवन वर्मा बैठ रहे हैं। पवन वर्मा की एक अपनी पहचान है, वो प्रशांत किशोर को रिप्रेजेंट नहीं करते। पवन वर्मा के नाम पर प्रशांत किशोर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। और पवन वर्मा को आप याद कीजिए कि आरजेडी इनके जेडीयू के साथ भी रहे, उनके ही प्रवक्ता रह चुके हैं वो। एक उनका एक चेहरा है, उनकी साख है। और पवन वर्मा के लिए कोई स्वराज पार्टी का मंच नहीं चाहिए, उनको वहां पे है तो आप उनको स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं कर सकते, और लोग उनको स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं पहचानते, उनको पवन वर्मा के रूप में पहचानते हैं। नीचे लिख के आ जाए कि साहब ये प्रवक्ता है स्वराज पार्टी के, तो ये लोग सोचेंगे पता नहीं कौन सी पार्टी है।
तो वो कोई स्वराज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है कि वह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक जाना पहचाना चेहरा है, लोग उनको जानते समझते हैं, तो इसलिए है उनका स्वराज पार्टी इस बिना पर उसका जन समर्थन बढ़ जाएगा या उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, ऐसा संभव है नहीं। बिहार की राजनीति जितना मैं समझ पाया हूँ, जो जनमानस है वहाँ साफ में साफ एकदम क्लियर है वो, और वही है कि एक बड़ा वर्ग है जो सामाजिक न्याय के साथ है और एक वर्ग है जो सांप्रदायिक राजनीति करता है। भारतीय जनता पार्टी के पास न तो चेहरा है, न ही मुद्दे हैं और न ही अपने दोनों सरकारों के बारे में बात कहने के लिए कोई ऐसा तथ्य है जिसको लेकर के वह लोगों के बीच में एक आकर्षण का केंद्र बन सके, लोगों को अपनी तरफ वो आकर्षित कर ले। राष्ट्रवाद के नारा का जो सवाल है वह कारगर बिल्कुल साबित नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास बिल्कुल असफल रहा है। जी।